हाँ। अच्छा, आप लोग का मिड टर्म शेड्यूल मिल गया आप लोग का? ये अभी तक आया नहीं है। वो सर अभी तक तो नहीं आया हो। आना तो चाहिए था। ठीक है। तो आज का टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट टॉपिक डिस्कस का रिव्यू कर लेते हैं। तो लास्ट में कॉमन एमिटर देखा था। कॉमन एमिटर सर्किट था। कॉमन एमिटर मतलब इनपुट आपका बेस पे था, आउटपुट कलेक्टर पे था। एमिटर एक कॉमन था जो विद ग्राउंड कनेक्ट हुआ था। एक केस में आर ई भी लगा हुआ था। इसको डी जनरेशन रेजिस्टेंस भी कहते हैं, आर या एमिटर रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो अब इसमें हमने आर ई के बगैर पहले सॉल्व किया था एक्सरसाइज सी 6.42। उसको हमने दोनों मेथड से सॉल्व किया था, हाइब्रिड मॉडल से भी, टी मॉडल से भी। और फिर एक आर ई के साथ हमने फॉर्मूला सीखे थे कि डिफरेंस क्या होता है। तो आर इन में डिफरेंस आ रहा था, आर आउट सेम थी। तो बस आपको आई थिंक फॉर्मूला सामने अगर नोन होंगे या लिखे होंगे कहीं, तो आप सर्किट देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है इसकी, कौन सा एम्पलीफायर है। अगर इनपुट वी सिग्नल या वी इन मेरा बेस पे लगा हुआ है, आउटपुट कलेक्टर से ले रहे हैं, तो ये कॉमन इमिटर की बात हो रही है। अगर उसमें इमिटर साइड पे एक आर ई की रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो वो कॉमन इमिटर विद इमिटर रेजिस्टेंस की बात हो रही है। तो ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा सर्किट वगैरह है। फिर फॉर्मूलाज उसके अकॉर्डिंगली हम यूज़ करना होगा। तो अब एक नेक्स्ट टॉपिक है इसका, वो था कॉमन बेस। कॉमन एमिटर देख लिया था हमने, कॉमन बेस नेक्स्ट था। कॉमन बेस कह दें कि ये 6.65 है बुक का। अब इसके नाम से लग रहा है कि ये इसका बेस टर्मिनल है, वो इनपुट आउटपुट दोनों कंडीशन में कॉमन होगा। तो अब अगर मैं इसका सर्किट एक बनाने की कोशिश करूँ, तो ये जूम करने हैं कि अब बेस कॉमन है इस केस में, बेस ग्राउंड होगा। तो आप जब भी अगर मैं इधर से वीन कंसिडर कर रहा हूँ, ये वी सिग्नल है, तो वीन मतलब मैं यहाँ से आर इन कंसिडर कर रहा हूँ। और आउटपुट साइड पे एक आर सी लगा हुआ है, ये आउट है। और यहाँ से ऑब्वियसली एक आर आउट लेके चलते हैं। तो ये आर सी लगा हुआ है, इसका एक और टाइप क्या हो सकती है कि यहाँ से ना ये आर सी ऊपर लग के वीडीडी पे कनेक्ट हुआ हुआ। और फिर आप यहाँ से मतलब मैं ये भी कर सकते हैं कि ये एक आर सी हो। तो वो दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही हैं। स्मॉल सिग्नल पे आते हैं तो ये जो सप्लाई है बेसिक वीडीडी हो जो भी हो, जब ग्राउंड पे कनेक्ट कर देते हैं तो एग्जैक्टली वो ही आर सी इस फॉर्म में आ जाएगा जो ब्लैक फॉन्ट में आर सी बना हुआ है। तो अभी ये सर्किट हमारे सामने, इनपुट एक सिग्नल है आपका कलेक्टर पे, सॉरी इमिटर पे आया हुआ है। आपका आउटपुट है वो कलेक्टर साइड पे ले रहे हैं। तो इनपुट आउटपुट के अलावा थर्ड टर्मिनल है वो आपको कॉमन टर्मिनल होता है।
तो इस केस में वो बेस है जो ग्राउंड कनेक्ट हुआ हुआ है। अब इसको अगर मैं कन्वर्ट करूँ किसी पाई या टी मॉडल में, तो टी मॉडल में इसको देख लेते हैं। ये ट्रांजिस्टर है, पहले हमेशा ट्रांजिस्टर का आप इंटरनल स्ट्रक्चर बना दें और इसके बाद हैं जो सारे सर्किट्स आप बनाए कि क्या होंगे। ये अगर मैं 3 नोड्स बना दूं जो हमेशा होते हैं, और ये आपका अल्फा आई ई है, आई सी बोल लें या जो भी बोलें जिसका केस में, ये आपका आर ई होता है, ये आपका आई ई होता है। अब अगर मैं इसको ब्रेक करूं मजीद, मतलब सॉरी, इसमें और कंपोनेंट्स ऐड करूं, तो मीटर साइड पे एक आर सिग्नल सोर्स लगी थी और उसको एक स्मॉल सिग्नल आया होता। एंड अगेन ये आपका वी एन था और ये आपका आर एन, क्योंकि आर एन में आपका आर सिग्नल काउंट नहीं होता, उसके बाद वो रेजिस्टेंस आपकी आर एन होती है। आउटपुट आपका अगर मैं बना दूं तो ये आपका आर सी है, ये आउट है, ये आपका आर आउट है। तो ये एक इसका टी मॉडल एक डिज़ाइन हुआ। अब अगर इस केस में आगे एक आर एल भी लगा होता, तो आर एल वो यहाँ आता। अब मैं वी आउट यहाँ लूँ या यहाँ लूँ एक ही बात है, तो टर्मिनल तो कॉमन है, तो इसके बाद भी वो आर एल यहाँ आता। अब देखिए आर एल है वो आर नॉट के बाहर है, मतलब आर नॉट में आर एल काउंट होता नहीं है, आर सी काउंट होता है। तो तभी जैसे वी इन की साइड पे आर इन आर सी के बाद है, वैसे आर नॉट आर एल से पहले। तो ये कौन बेस सर्किट है, अभी हमने पास्ट सर्किट्स देखे हैं, टी मॉडल देखा है। सिंपली स्टार्ट हमेशा टी मॉडल से करें या पाई मॉडल जो भी है, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर बनाएं और फिर उसके साथ कंपोनेंट्स लगे उनको कनेक्ट करें। अब इसके देखते हैं बाकी ये आर एन और ए बी और आर सी वगैरह या आर नोट की वैल्यूज क्या होती हैं। अब इसमें एक चीज़ है जो कौन बेस में अवॉइड करते हैं, वो करते हैं आर नोट रेजिस्टेंस। ये अवॉइड करते हैं इस केस में, ये अवॉइड इसलिए करते हैं क्योंकि एक आर नोट है वो बेसिकली आप इनपुट और आउटपुट से को शॉर्ट करें किसी रजिस्टर की वैल्यू से, और बेशक बहुत बड़ी है, लेकिन सर्किट एनालिसिस में वो काफ़ी कॉम्प्लिकेट कर देता है आपके फॉर्मूलाज वगैरह को, तो वो अवॉइड की जाती है। जैसे इस केस में देखिए हमारा इनपुट इमिटर भी था, आउटपुट कलेक्टर भी था, तो हमेशा हमें पता है आर नोट जो आती है ट्रांजिस्टर की इंटरनल रेजिस्टेंस जो आती है वो अक्रॉस इमिटर टू कलेक्टर होती है। तो इस केस में कौन बेस में आसानी ये है कि आर नॉट अवॉइड की जाती है, तो सारे एनालिसिस में हम आर नॉट कंसिडर ही नहीं करेंगे। अब बात आती है आर इन की। अब अगर मैं आर इन देखूं यहाँ से, तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ कि आर इन बेसिकली क्या है, वी एन अपॉन आई एन है, ठीक है। या दूसरे केस में अगर मैं कंसिडर करूँ, तो बेसिकली इससे क्रॉस क्या है कि ये आर इन की रेजिस्टेंस जो यहाँ से आप काउंट कर रहे हैं यहाँ तक, क्योंकि तो ग्राउंड कनेक्ट हुआ हुआ है आपका पूरा कनेक्शन जो है, तो ये एक तरह से ऐसी रेजिस्टेंस है, इसका ये वैल्यू वी इन है और ये वैल्यू ग्राउंड है और ये आर ई है। तो अब एक तरीका तो ये देखने का है, दूसरा तरीका देखने का है कि मैं यहाँ से डायरेक्ट देखूँ तो एक एक सिंपल एक रेजिस्टेंस लगी हुई है आर ई जो ग्राउंड पे कनेक्ट हुई है, तो इसकी इस मेथड से देखूँ तो मेरा जो आर है वो आर ई के बराबर हो। एक इनपुट साइड पे सीरीज में रेजिस्टेंस आ रही है आर ई और वो ग्राउंड पे कनेक्ट हुआ हुआ है। हमें पता है कि आइडियल करंट सोर्स ओपन होती है, तो यहाँ तो एक इनफाइनाइट पाथ मिल गया उसको,
और इसको ये दूसरा टर्मिनल शॉर्ट मिला टू ग्राउंड। तो अब मेरी इन इनपुट रेजिस्टेंस अगर मैं आर एन देखूँ यहाँ से बात देखूँ, ये एक आर ई रेजिस्टेंस है जो ग्राउंड पे कनेक्ट हुई है, तो मेरी इनपुट रेजिस्टेंस है जो आर एन वो आर ई हो जाएगी। दूसरा फॉर्मूला वी इन आई इन से निकाल सकते हैं, आई इन आई है, वी इन आई आर ई है, तो आप उससे निकाल सकते हैं। अगर मैं इससे निकालना चाहूँ तो वी इन बेसिकली क्या है, वी इज इक्वल टू आई आर होता है, और इसके क्रॉस करंट है वो आई, इधर इस डायरेक्शन में तो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, माइनस आई, और इसकी रेजिस्टेंस क्या है, आर ई डिवाइड बाय करंट आई इन क्या होगा, माइनस आई, तो वो कैंसिल होके वो आर ई आता है। आपका आर इन तो आर ई हो गया। अब मुझे कोई बताएगा कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये कॉमन एमिटर में जो आर एन देखी थी उससे ज्यादा वैल्यू है उससे कम वैल्यू? बता सकते हैं कौन आ रहा है? अब्बास अली सामने आ रहे हैं। क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। चलो अहमद बताओ कि अ, इसकी जो आर एन की वैल्यू आई है, आर एन की वैल्यू आर ई आ रही है, स्मॉल आर ई, तो ये इनपुट रेजिस्टेंस हुई ना क्योंकि आर एन है। ये इसकी जो कॉमन बेस वाला सर्किट अभी हम जब देख रहे हैं उसकी आर एन की वैल्यू है, ये ग्रेटर है या स्मॉलर है कंपेयर टू कॉमन एमिटर जो लास्ट दो क्लास में देखा था उसके आर एन से? मतलब उसकी कॉमन एमिटर की आर एन ज्यादा होती है या कॉमन बेस की आर एन ज्यादा होती है? हाँ बताओ। कॉमन बेस। कॉमन बेस की ज्यादा होती है। हम्म, तो अच्छा एक फॉर्मूला था आर पाई का, किसी को याद है? आर पाई इक्वल्स टू 1 प्लस आर ई, ये फॉर्मूला था ना, या मैंने गलत लिखा हुआ है? आपका ये फॉर्मूला था। तो इस केस में अगर मुझे पता है कि अगर मेरी आर ई अगर 100 हो गई और ये बीटा 100 है, तो मेरा आर पाई 10 के वगैरह के बराबर हो जाएगा। आर ई की वैल्यू हमें पता है कि आर पाई से छोटी होती है। आर ई की वैल्यू अगर आर पाई से छोटी होती है और कॉमन लिमिटर में आर एन आपका आर पाई था, तो इस केस में आपका आर ई है वो स्मॉलर वैल्यू हुई, तो आपकी बेस की इनपुट रेजिस्टेंस है वो कम हुई। इसको दोबारा हल्का सा सोचें कैसे हुआ। लेकिन हर जो एम्पलीफायर होता है ना उसकी कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशंस होती है, मतलब किसी वजह से वो यूज किया जाता है। तो किसी केस में गेन ज़्यादा चाहिए होता है तो आउटपुट रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, किसी में यूनिटी गेन चाहिए होता है तो आउटपुट रेजिस्टेंस कम होती है। इस केस में कॉमन बेस में एक फीचर है कि इसकी इनपुट रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होती है, आर ई के बराबर होती है, और कॉमन एमिटर की रिस्पेक्ट टू कॉमन बेस ज़्यादा होती है क्योंकि आर ई मल्टीप्लाई होता है बीटा के फैक्टर से, तो 100 टाइम्स रफली कह लें कि कॉमन एमिटर की ज़्यादा होती है क्योंकि बीटा यूजुअली 100 लिया जाता है। तो अगर आर ई मेरा 10 है, इसकी आर एन मेरी 10 है, कॉमन एमिटर की मेरी 1 की हो जाएगी। तो कॉमन एमिटर की इनपुट रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है कॉमन बेस से। अब आते हैं गेन वाले फॉर्मूला पे। अब अगर मैं वी आउट की बात करूं तो वी आउट का मुझे पता है कि आईसी की डायरेक्शन ये है, ठीक है, और अगर मुझे इस आरसी के क्रॉस फ्लो कराना है तो आईसी की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, ये हमने देखा था। तो इसको हम आई नॉट देते हैं, आईसी बोलते हैं। तो हमें पता है कि अगर ये आईसी है तो ये माइनस आईसी होगा। तो अगर मैं वी आउट की क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूँ तो वो होगी माइनस आईसी
RC। कहीं भी कंफ्यूजन हो तो क्लास को ब्रेक करके बता दीजिएगा, वरना आगे फ्लो करते गए तो मसला हो जाएगा। हमें पता है हमेशा कि IC की डायरेक्शन ये होती है, और अगर मैं इस RC क्रॉस जा रहा हूँ तो उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हुई तो वो -IC कहलाता है। तो वी आउट हमारा इस RC के क्रॉस ड्रॉप -IC RC के फॉर्म में होता है। अब अगर IC हमें पता है क्या होता है, अल्फा IE होता है। इसको मैं अल्फा IE RC लिख सकता हूँ। यहाँ तक फॉलो किया आपने? नहीं। अब IE का एक और फॉर्मूला है इधर, वो ये है कि अगर मैं सर्किट बनाऊं तो अभी मैं सर्किट का पार्शियल पार्ट बना रहा हूँ। ये VN है, ये RE है, तो ये बेस टर्मिनल है, ये करेक्टर है, ये वही पोर्शन है जो हमने नीचे इधर बनाया हुआ है, पार्ट बनाया हुआ है सर्किट का। और हमें पता है आई की डायरेक्शन क्या है, आई की डायरेक्शन ये होती है। अब आई का फॉर्मूला अगर हम काफी देख चुके हैं कि इस रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, V इज इक्वल टू IR होता है, तो I क्या होता है, V अपॉन R होता है। तो V क्या होगा, इस रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। इधर 0 है, इधर VN है, तो मैं लिख सकता हूँ कि 0 माइनस VN, ये वोल्टेज ड्रॉप है इस रेजिस्टेंस के क्रॉस, और रेजिस्टेंस क्या है, RE है। I का मेरा फॉर्मूला ये बन सकता है। ये तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0, क्योंकि करंट की डायरेक्शन देख के लेके चलते हैं। तो स्टार्ट टू स्टॉप, स्टार्ट क्या है 0, स्टॉप क्या है VN, तो 0 माइनस VN अपॉन RE जो इसकी रेजिस्टेंस है। तो हम अगेन इस फॉर्मूला को थोड़ा मॉडिफाई इस तरह से कर सकते हैं कि माइनस अल्फा जाने दें, IE की जगह हम -VN अपॉन RE टाइम्स RC कर लें। बस सिंपली हमने IE को रिप्लेस कर दिया जो राइट साइड पे हमने फॉर्मूला निकाला था। तो अब अगर मैं AV नॉट पे आता हूँ, AV नॉट वोल्टेज गेन है आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट का। मैं इसको हमेशा ये लिख सकता हूँ कि V नॉट डिवाइड बाय VN, क्यों, क्योंकि आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट होता है। तो अब हमें पता है AV नॉट में ना कोई RL का फैक्टर आता है और ना कोई V सिग्नल का फैक्टर आता है या R सिग्नल का फैक्टर आता है। तब ये ऊपर जो इक्वेशन बनी है आपकी माइनस अल्फा माइनस VN अपॉन RE टाइम्स RC, अगर इसका मैं VN उठा के यहाँ ले जाऊं तो मैं ये क्वेश्चन बना सकता हूँ। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये बस VN जो यहाँ मल्टीप्लाई हुआ था वो यहाँ डिवाइड हो गया, और माइनस अल्फा था और माइनस VN था, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो सिर्फ अल्फा RC अपॉन RE साइड रह गई। तो ये हमारा AV नॉट की एक गेन की इक्वेशन आ गई। अब इसमें मजीद हमें एक और पता है इक्वेशन, जो GM अल्फा अपॉन RE होती है, उससे मैं AV नॉट की एक और इक्वेशन बना सकता हूँ, वो है अल्फा की जगह GM। ये वी नॉट की अल्फा आरसी किस तरह से बनी? अच्छा मैं बताता हूँ तुम्हारा, ऊपर इक्वेशन हम फॉलो कर रहे थे, हमने फॉलो इक्वेशन की थी कि माइनस अल्फा माइनस VN RE टाइम्स RC, ये समझ आई थी इक्वेशन? ये जो ये यस कुछ, सर। इसको मैं फिर दोबारा लिखता हूँ कि माइनस और माइनस, दो माइनस बन के पॉजिटिव बनते हैं। तो मैं अब अगर इसको सबको मल्टीप्लाई करूँ, मैं ये लिख सकता हूँ कि अल्फा RC VN
टाइम्स आर ई, वी इन आर सी अल्फा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस साइन प्लस हो गए, तो न्यूमरेटर में अल्फा आर सी वी इन अपॉन आर ई आ गया, ये वी आउट हो गया। अब ये जो वी इन है ये इधर चला गया, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो ये वी आउट डिवाइड बाय वी इन, क्योंकि यहाँ चला गया वी इन, तो आपका सिर्फ अल्फा आर सी अपॉन आर ही रह गया। और वी आउट और वी इन हमें पता है किसके बराबर होता है, ए वी या ए वी नॉट के बराबर होता है, क्योंकि आर का फैक्टर नहीं है तो ये ए वी नॉट के बराबर होगा। तो वहां से हमने ऊपर वाली इक्वेशन निकाली थी। तो अब ये इक्वेशन तो आ गई हमारे पास। अब इसमें दूसरी जीएम के हम पता है अल्फा अपॉन आर ई होता है, तो अगर इस केस में अल्फा की जगह में जीएम आर ई लगा दूं, क्या हम पता है कि ये यही हुआ ना अल्फा, जीएम आर ई में लगा दूं न्यूमरेटर में, तो आर ई और आर ई कैंसिल हो जाएगा। तो इन दी एंड मैं कह सकता हूँ कि जो गेन है वो जीएम आर सी के बराबर है। तो आप ये रिकॉल करें कि ये जो गेन है ना ए वी नॉट, जो गेन है जीएम आर सी, ये एग्जैक्टली वही गेन है जो आपको कॉमन एमिटर का था। तो कॉमन एमिटर में भी हम गेन लेके चले थे, वो जीएम आर सी पैरेलल विद आर नॉट था। अब अगर आर नॉट इग्नोर करते हैं तो जीएम आर सी बनता है। फिर ए वी की साइड पे वो जीएम, आप अगर मैं इसको ए वी लिखूं तो वो एग्जैक्टली क्या होगा, जीएम आर सी पैरेलल विद आर एल, क्योंकि अब आपने आर का फैक्टर इंक्लूड कर दिया तो हमेशा आर एल पैरेलल में आ जाएगा, क्योंकि इधर आर एल पैरेलल में है आपके। तो ये बिल्कुल वही फॉर्मूला है जो आपका कॉमन एमिटर में था। तो कॉमन एमिटर में जो गेन है आपका ए वी नॉट और ए वी, वो सिमिलर होते हैं अगर आप आर नॉट का फैक्टर इग्नोर करें। तो आर नॉट का फैक्टर अगर आप काउंट करेंगे तो इस पर तो हम काउंट करते नहीं है, कॉमन एमिटर में काउंट करेंगे तो आर नॉट एक और पैरेलल में आ जाएगा। वरना इसकी वैल्यूज, गेन की वैल्यूज हैं ए वी नॉट और ए वी, ये एग्जैक्टली सेम है जो है कॉमन एमिटर के लिए। तो अभी तक हमने देखा कि आर नॉट की वैल्यू कम होती है कॉमन एमिटर से, क्योंकि आर ये होता है, और उस केस में 1 प्लस बीटा आर ये होता है जो आर पाई होता है। गेन की इक्वेशन सेम है। अब आउटपुट रेजिस्टेंस भी बहुत इजी है देखना, कि आउटपुट रेजिस्टेंस देखे जाए तो ये एक रेजिस्टेंस है आर सी आउटपुट साइड पे, ठीक है। तो ये बाकी तो इसका इनफाइनाइट पाथ है, तो सिंपली मैं कहता हूँ कि मेरा आर नॉट है वो मेरा आर सी के बराबर है, क्योंकि इधर और कोई रेजिस्टेंस लगी ही नहीं है। यहाँ तो ये आर सी है, इसके पैरेलल में इनफाइनाइट आ गया, तो वो सिर्फ आर सी बचा। अब ये भी बिल्कुल वही रेजिस्टेंस है जो हमारी कॉमन एमिटर साइड पे थी। तो अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ ना इसको, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर अभी तक हम ये जो देखें दोनों कॉन्फ़िगरेशंस, उसमें मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं आउटपुट कलेक्टर साइड से ले रहा हूँ तो देखें कि दोनों में, कॉमन एमिटर में भी कॉमन बेस में भी, आप आउटपुट कलेक्टर साइड से लेते थे। तो अगर आपका आउटपुट टर्मिनल कॉमन है, अभी हम कह सकते हैं कि गेन और आउटपुट रेजिस्टेंस दोनों की सेम होगी, जो हमने देखा भी अभी कॉमन एमिटर में भी गेन देखा, कॉमन बेस में गेन देखा, हमने कहा अभी तक सेम है। और आउटपुट रेजिस्टेंस हमने देखी कॉमन बेस में, कॉमन एमिटर में, वो भी सेम है, क्योंकि कलेक्टर टर्मिनल से हम आउटपुट ले रहे हैं दोनों केस में। अब जो इनपुट की बात आती है, इनपुट कॉमन एमिटर में हम बेस से ले रहे थे और कॉमन बेस से हम एमिटर में ले रहे हैं। तो अब ये वही याद करें जो हमने कभी एक पीछे शुरू में पढ़ा था कि आर पाई क्या होती है, इनपुट रेजिस्टेंस लुकिंग फ्रॉम बेस, ठीक है। तो तभी जब हम कॉमन एमिटर देख रहे थे तो उस केस में हम जब बेस से इनपुट काउंट कर रहे थे तो तभी हमारा आर पाई आ रहा था। तो जो बताता ही है कि इनपुट रेजिस्टेंस है लुकिंग फ्रॉम बेस, और कॉमन बेस में हम इनपुट रेजिस्टेंस हमारी एमिटर साइड पे होती है। तो और आर ई हम बोलते हैं कि कॉमन एमिटर, मतलब इनपुट रेजिस्टेंस है लुकिंग फ्रॉम एमिटर। शुरू में हमने आर पे आर ई की डिफरेंस पढ़ा था, तो उसके से भी आप बता सकते हैं कि
अगर बेस से इनपुट दे रहे हैं तो आर पाई आता है, और इमीटर से इनपुट दे रहे हैं तो आर ई आता है। तो ये एक रफली इसके फॉर्मूला से। अच्छा, अब इसका जो जीवी गेन है ना वो डिफरेंट होता है। ठीक है, वो इसलिए डिफरेंट होता है क्योंकि अगर मैं यहाँ इसका इनपुट पार्शियल सर्किट बनाऊं, ये हमें पता है कि ये वी इन है, ये आर सिग्नल है, और ये वी सिग्नल है। तो वी इन जो है वो आपका क्या होगा, आर इन डिवाइड बाय आर इन प्लस आर सिग्नल टाइम्स वी सिग्नल। और आर इन इस, अब ये हमारा जनरल फॉर्मूला है, ये हमने हर जगह फॉर्मूला यूज करते थे, ये हमने कॉमन यूनिट में यूज किया था। अब बस डिफरेंस क्या है कि इस केस में आपका आर इन है ना वो आर ई के बराबर है, उस केस में आपका आर इन है वो आर पाई के बराबर था। तो अगर जी वी की फॉर्मूले की डेरिवेशन में मेरा आर इन का फैक्टर काउंट हो रहा है और आर इन दोनों केस में डिफरेंट है, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा जी वी डिफरेंट होगा। तो अब इसकी फॉर्मूला वो कह लें कि हम डेरिवेशन स्किप करते हैं, मैं इन दी एंड जो फॉर्मूलाज हैं वो लिख देता हूँ इधर। उसमें एक फॉर्मूला उसका होता है जी एम टाइम्स आर सी आर एल टाइम्स आर ई प्लस आर सिग्नल। अब इसकी डेरिवेशन में तो नहीं जाते, लेकिन इसकी एक तरह से ये अज्यूम कर लें, जो ने लेके सॉल्व किया ना, किसी ने बोला है कि जी वी आपका होता है वी आउट ओवर वी सिग्नल, जो होता है वी आउट ओवर वी इन टाइम्स वी इन ओवर वी सिग्नल। तो जो वी आउट ओवर वी इन था वो तो आप निकाल चुके हैं, वो क्या था, वो ये फॉर्मूला था। और वी इन ओवर वी सिग्नल आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। आर इन आपको पता है आर ई है, तो वी इन अपॉन वी सिग्नल क्या हो गया, ये फॉर्मूला बना। और ये आर इन आपको पता है कि ये आर ई के बराबर है, तो वही पोर्शन नीचे आया, और वी आउट ओवर वी इन का ये फॉर्मूला यहाँ आया। तो एक जीवी का फॉर्मूला तो ये है। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, वो मतलब कुछ फॉर्मूलाज आपको अंडरस्टैंडिंग याद होने चाहिए, लेकिन बाकी आपको समझ आ जाते हैं। तो एक इसका ये फॉर्मूला भी होता है आर सी पैरेलल आर एल आर ई प्लस आर सिग्नल। अब ये जी एम और आर ई को मल्टीप्लाई करके उन्हें अल्फा निकाला हुआ है, जो हमें पता है कि हमारा ये फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला बहुत सारे हैं, कंफ्यूजन होगी, ठीक है, लेकिन यूज करना आना चाहिए कि भाई ये फॉर्मूला में ये वैल्यूज डली हुई है तो ये क्वेश्चन यूज होगी, ये क्वेश्चन यूज होगी, सही है। तो वो चीज़ पता होनी चाहिए बस कि कैसे फॉर्मूलाज यूज करने हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। अभी कॉमन बेस में आर इन हमारा आर ई होता है, वैल्यू बहुत कम होती है, आर नॉट सेम होता है, ए वी नॉट सेम होता है कॉमन लिमिटर के। जी वी है उसमें, क्योंकि आर इन का फैक्टर आ रहा है तो वो डिफरेंट होता है, उसकी फॉर्मूला डिफरेंट होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये इसका भी एक एक्सरसाइज टाइप देख लेते हैं। 6.44 में जरा सामने ले आता हूँ बुक से। सर इसके गेन में नेगेटिव साइन नहीं होगा? इसके इसके सॉरी जीवी के नहीं, इसके फॉर्मूला में इसके गेन में नेगेटिव साइन आता नहीं है ऐसे, नहीं,
क्यों? क्योंकि वो एक इन्वर्जन होती है जो उसमें होती है कहने के कॉमन एमिटर्स की साइड से होती है। मतलब मैं मॉसफेट की एग्जांपल देता हूँ मुझे, लेकिन बीजेटी में भी अगर आपका कह लें कि बेस टू कलेक्टर आप जाते हैं ना, तो आपका जो इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म है ना, उसमें एक नेगेटिव साइन होता है। जो अगर मैं यहाँ दोबारा बनाता हूँ कि यहाँ मैं साइन दूंगा तो मेरा यहाँ आउटपुट है वो इन्वर्टेड मिलेगा। और ये क्यों इन्वर्टेड मिलता है? क्योंकि कह लें कि अगर इधर सिग्नल बढ़ता है या इधर करंट बढ़ता है तो इसके क्रॉस करंट बढ़ता है, और करंट बढ़ता है तो ये एक रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप बढ़ता है, तो वोल्टेज लेवल नीचे जाता है। तो ये तो कॉमन एमिटर में होता है कि आप तब इसके अक्रॉस नेगेटिव साइन आता है। कॉमन बेस में ऐसा नहीं होता। कॉमन बेस में आपका यानी कि ये करंट है, ये भी करंट है। अब ये सिग्नल है, ये बढ़ रहा है, ये सिग्नल बढ़ रहा है, तो इसके क्रॉस में कह सकता हूँ कि समझ लेते हैं कि आ, इसका इसका आई बढ़ रहा है, ऐसे कुछ करने की नहीं, इसको ऐसे करने की ये क्योंकि आई जो करंट है उसकी डायरेक्शन और आईसी करंट की डायरेक्शन सेम होती है। नहीं तो वोल्टेज ड्रॉप की डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। अगर मैं इसका एक सिग्नल है जिसकी वैल्यू है मैं कह रहे हैं कि बढ़ा रहा हूँ, तो इनपुट साइड में बढ़ा रहा हूँ सिग्नल, यहाँ जो यहाँ कनेक्ट हुआ है हमने वी सिग्नल, इसमें एक इन्वर्जन नहीं है। इन्वर्जन मतलब जो बेस से कलेक्टिव साइड पे जाते हुए डायरेक्शन ऑपोजिट होती है ना, वो नहीं है। नहीं है तो उस केस में हमारा जो अगर सिग्नल है इनपुट का वो बढ़ेगा तो हमारा आउटपुट सिग्नल भी बढ़ना चाहिए। तो ये इसमें नेगेटिव साइन तभी नहीं आता। तो हम डेरिवेशन देख भी लेते हैं, उस केस में क्या हो रहा था कि जो डबल नेगेटिव है वो पॉजिटिव बना रहा था, जो इस साइड पे था माइनस अल्फा तो था, आई आर सी था, लेकिन इसमें आई के साथ भी कह लें कि नेगेटिव साइन आ गया, क्योंकि जीरो से माइनस वीन की तरफ जा रहे थे ना, वीन से माइनस जीरो की तरफ नहीं आ रहे थे, तो वो डबल नेगेटिव कटा के उसका कह लें कि जो गेन था वो पॉजिटिव ही आ रहा था। तो उसके अगर वेव फॉर्म साइड देखेंगे तो इनपुट आउटपुट इन फेज होने चाहिए। तो ये आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं उसमें, मल्टीसिम वगैरह में आप इनपुट साइन देंगे तो आउटपुट साइन भी आपकी विद गेन मल्टीप्लिकेशन सेम आएगी। और जो आपका थर्ड वाला जो होता है, जो आपका यानी कि कॉमन कलेक्टर होता है, उस केस में भी यही होता है। उस केस में आपने इनपुट बेस पे दिया हुआ है, आउटपुट आपका एमिटर पे, तो इनपुट अगर बेस पे दिया है आउटपुट एमिटर पे, तो उसमें भी ये होता है कि आप इनपुट सिग्नल अगर बढ़ाते हैं तो वो बेस बढ़ता है, कलेक्टर करंट बढ़ता है, और इसके क्रॉस ड्रॉप बढ़ता है, तो वो डायरेक्शन सेम फॉलो करता है। तो कॉमन एमिटर की साइड पे आपका गेन नेगेटिव होता है, बाकी कॉमन कलेक्टर जो पढ़ेंगे कॉमन बेस में आपका गेन पॉजिटिव ही होता है। तो इस केस में इसलिए पॉजिटिव हमारा गेन था। अब एक एक्सरसाइज थी जो 6.44 है आपके बुक में, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। एक उन्होंने सर्किट बताया हुआ है, इन्होंने सर्किट की वजह से बताया हुआ है कि अब कैपेसिटर्स आते हैं, इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। कैपेसिटर्स हमें पता है स्मॉल सिग्नल में हम इसको शॉर्ट कर लेते हैं। ये वी सिग्नल है, इसका ये टर्मिनल ग्राउंड हुआ है सही, और ये
एक RL लगा हुआ है 5K का, इन नॉट है, RC है 5K का, ACC है एंड ये 1 मिली एम्पियर। बीटा आपको 100K में। अच्छा, अभी हमें अगर सर्किट में लिखा भी नहीं है कॉमन बेस, तो हमें आइडिया होना चाहिए कि अगर मैं इनपुट मेरा मीटर पे आ रहा है, आउटपुट कलेक्टर पे है, तो ये कॉमन बेस की बात हो रही है। तो लिखना जरूरी नहीं है कॉमन बेस, अगर हम खुद आइडेंटिफाई कर लेंगे कॉमन बेस है। इसके हम ऐसे करते हैं, स्मॉल सिग्नल बगैर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये क्या होगा हमारा सर्किट अगर स्मॉल सिग्नल, हम हमें आइडिया होना चाहिए कि स्मॉल सिग्नल में बेसिकली RC है, RL है, ये पैरेलल में आएगा, जो भी है फॉर्मूला हमें पता है कि अब अगर जैसे RN की बात करता हूँ तो RN क्या होता है बेसिकली कॉमन बेस में RE होता है, और कोई इनपुट साइड पे रेजिस्टेंस नहीं है। तो अगर मैं इधर से देख रहा हूँ RN को, तो मुझे पता है कि सिर्फ टी मॉडल में एक RE रेजिस्टेंस आती है, तो उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक RN RE के बराबर होता है। अब RE के फॉर्मूला किसके बराबर होता है? BT अपॉन IE एक फॉर्मूला है RE का, उसके बराबर होता है। और फिर आपका IE किसके बराबर होता है? IC अपॉन अल्फा के होता है, और अल्फा हमें पता है कि बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा के बराबर होता है। तो अगर बीटा से मैं अल्फा निकालता हूँ और IC हमें पता है 1 मिली एम्पियर है, तो IC 1 मिली एम्पियर डिवाइड बाय अल्फा से I आता है, और फिर I हमें मालूम हो गया, VT हमें 25 मिली मालूम है, तो RN जो RE के बराबर है वो वैल्यू आती है रफली 25 ओम्स। तो रफली हमने ऐसे लिख दिया क्योंकि VT हमें पता है 25 मिली होता है, और क्योंकि बीटा 100 है तो अल्फा 0.99 वगैरह कुछ होगा, IC 1 मिली है तो I भी रफली 1 मिली होगा, या 1.01 मिली होगा, 1.02 मिली होगा, तो 25 मिली डिवाइड बाय 1 मिली रफली, तो 25 ओम्स बनता है। तो आपका RN तो 25 ओम्स आ गया। अब बात होती है कि AV नॉट की, तो AV नॉट में आपका GM RC होता है, RL का फैक्टर ऐड नहीं होता, और कॉमन बेस है तो हमने R नॉट इग्नोर किया हुआ है। तो GM पहले मुझे मालूम होना चाहिए। GM का फॉर्मूला अभी हमने देखा था, एक एक फॉर्मूला था GM का। कौन सा फॉर्मूला था GM का, वो बता सकता है? एक फॉर्मूला था अल्फा, GM is equals to alpha upon RE. एग्जैक्टली, अल्फा अपॉन RE था एक फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला होता है इसका IC अपॉन VT। तो अभी हम अल्फा RE से निकाल लेते हैं। अल्फा हमें पता है 0.99 है रफली, RE 25 ओम्स है, तो 1 डिवाइड बाई 25 0.04 होता है, तो GM हमारा 0.04 है, टाइम्स RC 5K है। इससे AV नॉट निकाल सकते हैं, जो आएगा 200 के बराबर। अब AV नॉट आ गया आपका, तो आप AV भी निकाल सकते हैं। AV आपको पता है GM RC पैरेलल विद RL है, तो 0.04 RC 5K है, इसके पैरेलल में एक और 5K आ जाएगा, तो 2.5K बन जाएगा। 5K पैरेलल 2.5K टाइम्स 0.04, ये आपका 100 गेन बन जाएगा। तो ये आपका AV है वो आपका हाफ वैल्यू है कंपेयर टू AV नॉट। R नॉट है वो हमें पता है कि वैसे तो RC पैरेलल विद R नॉट होता है, लेकिन हम कॉमन बेस में R नॉट इग्नोर करते हैं,
तो सिर्फ RC होता है और वो गिवन है हमें 5K। तो R नॉट भी काफी सिंपल, इसके इसमें निकालना, RC आ गया। अब लास्ट पार्ट ने लिखा है कि व्हाट GV इज ऑब्टेन्ड इफ R सिग्नल इज इक्वल्स टू 5K। अब एक जो फॉर्मूला हमने देखा था हमने, वो ये था GM RC पैरेलल विद RL टाइम्स RE RE प्लस R सिग्नल। ये अभी हमने फॉर्मूला इधर देखा था, ये वाला फॉर्मूला था जो रेड से सर्कल हुआ हुआ है, स्क्वायर हुआ है। तो GM RC पैरेलल विद RL किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है आपके AV के। ये चीज यहाँ यूज हो रही है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 100 टाइम्स RE आपका क्या है 25 डिवाइड बाय 25 प्लस 5K। तो इससे गेन मेरा कितना आएगा? हम्म 25 डिवाइड बाय आप मैंने कैलकुलेट किया हुआ है तो आपको अंदाजा हो जाएगा 0.5 वोल्ट पर वोल्ट आ रहा है इसका। तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन था इसका। तो अब कुछ सर्किट्स में क्या होता है इसका जो हम आएंगे इवेंचुअली वो लास्ट फिर से समझा देंगे क्या क्या जेबी जीएम। देखिए जीवी का फॉर्मूला ये था, जीवी का फॉर्मूला ये था। ये फॉर्मूला कहाँ से आया था, ये हमने अभी प्रीवियसली देखा भी था। इसका फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला GM RC RL टाइम्स RE अपॉन RE प्लस R सिग्नल था। इससे अगर मैं देखना चाहूँ तो GM RC पैरेलल विद RL है, ये हमें पता है किसके बराबर होता है, जो हमारा AV होता है वो होता है G टाइम्स RC पैरेलल विद RL। तो इस फॉर्मूला में GV का जो फॉर्मूला है मैंने इसमें GM RC पैरेलल विद RL को रिप्लेस कर दिया AV से। तो फिर हमारा जो GV का फॉर्मूला आ गया वो हो गया AV टाइम्स RE अपॉन RE प्लस R सिग्नल। AV हम निकाल चुके हैं 100 है, RE हमें पता है 25 है, R सिग्नल क्वेश्चन में गिवन है 5K है, तो वो हमने यहाँ किया है इस केस में। तो 25 डिवाइड बाय 5.025 जो वैल्यू है और वो मल्टीप्लाई बाय 100 हुई, तो आपका गेन 0.5 वोल्ट पर वोल्ट आया। इससे GM निकला है। तो अभी तो ये क्वेश्चन है सेपरेट कॉमन बेस का। तो एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है इसमें पहला स्टेज कॉमन एमिटर, दूसरा स्टेज कॉमन बेस होता है। तो वो सर्किट्स भी अगर आपने इंडिविजुअली सॉल्व करने आते तो आप वो ऐसे सर्किट सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो कॉमन बेस का था। तो समराइज कर ले, कॉमन बेस में Rn की वैल्यू कम होती है कंपेयर टू कॉमन एमिटर। AV नॉट और R नॉट सेम होता है, और अगर आप स्मॉल R नॉट इग्नोर करते हैं। और थर्डली जो GV है उसका फॉर्मूला डिफरेंट होता है कॉमन एमिटर से, क्योंकि उसमें Rn अब इस केस में R पाई नहीं है, RE है। तो उसके फॉर्मूला क्या होता है R पाई अपॉन R पाई प्लस R सिग्नल होता है, लेकिन इसमें RE है तो ये फॉर्मूला डिफरेंट है। ठीक है, तो ये अभी तक क्लास की नेक्स्ट क्लास जो भी 140 में हमारी यूजुअली होती है उसमें हम कॉमन करेक्टर देखेंगे सर्किट था जो हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे कोई और क्लास है फिर उसको 140 कंटिन्यू करते हैं, कॉमन कलेक्टर वाला सर्किट देखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।